इस डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन निवेश या इन्वेस्टिंग की दुनिया के उन सबसे गहरे रहस्यों को डीकोड करना है जो अक्सर शेयर बाजार के शोर शराबे में कहीं दब जाते हैं। बिल्कुल। और आज की ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ सतही बातें नहीं करने वाले। हमारा उद्देश्य एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जो किसी भी आम निवेशक को सही दिशा दिखा सके। हाँ, और इसके लिए आज हमने बहुत ही बेहतरीन सोर्सेस को खंगाला है, जैसे कि बैप्सन कॉलेज की बिहेवियरल फाइनेंस पर एक बहुत दिलचस्प रिसर्च है। इसके अलावा सीएफ इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस और साथ ही शंकर नाथ का यूट्यूब विश्लेषण भी है जहां उन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक्स खोजने के तरीके पर बात की है। इसके अलावा हमने द वॉरेन बफे वे और द मैनुअल ऑफ आइडियाज जैसी क्लासिक किताबों के अंश भी शामिल किए हैं। एग्जैक्टली। जब भी सफल निवेश की बात होती है तो लोगों का ध्यान अमूमन सिर्फ बैलेंस शीट या पीई रेशियो पर जाता है, लेकिन आज का सबसे बड़ा हुक यही है कि सिर्फ एक्सेल शीट पढ़ना काफी नहीं है। सही कहा। एक सफल निवेशक बनने के लिए सबसे पहले अपने खुद के मनोविज्ञान यानी अपने ही दिमाग की चालों को समझना जरूरी है। जब तक कोई व्यक्ति अपने दिमाग के धोखों को नहीं समझता, कोई भी फाइनेंशियल मॉडल काम नहीं आ सकता। और यही बात वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर भी कहते हैं। मैंने उनके कोट्स पढ़े थे। बफेट का कहना है कि जब लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं तो बाजार में अजीबोगरीब कीमतें देखने को मिलती हैं, जिसे वो मैनिक डिप्रेसिव वैल्यूएशन कहते हैं। बिल्कुल। और मुंगेर का भी यही मानना है कि इंसानी दिमाग अपने ही मालिक के साथ लाखों ट्रिक्स खेलता है जो बाद में बहुत बड़ी वित्तीय मूर्खताओं का कारण बनते हैं। बैप्सन कॉलेज की रिसर्च भी ठीक इसी मानवीय मनोविज्ञान पर रोशनी डालती है। हाँ, उस रिसर्च में कुछ खास बिहेवियरल बायस का जिक्र है जो अच्छे खासे विश्लेषण को बर्बाद कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बायस से, कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस बहुत ही आम है। इसमें होता यह है कि व्यक्ति से वही जानकारी खोजता है जो उसकी पहले से बनी हुई धारणा को सही साबित करे। मतलब अगर किसी निवेशक को लगता है कि कोई स्टॉक अच्छा है तो वो सिर्फ उसकी तारीफ वाले आर्टिकल्स ही पढ़ेगा और वो उन रेड फ्लैग्स को पूरी तरह इग्नोर कर देगा जो कंपनी की कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहे हों। तो इस बायस से बचने का क्या तरीका बताया गया है रिसर्च में? रिसर्च एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है। निवेश का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने आइडिया को किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति के सामने रखना चाहिए जो उस बात से पूरी तरह असहमत हो। उस क्रिटिक का काम ही यह होना चाहिए कि वो आपके आइडिया पर हमला करें। मतलब अपने ही विचारों का स्ट्रेस टेस्ट करना। ये बहुत कारगर लग रहा है। इसके बाद रिसर्च में एक और बायस है, अथॉरिटी बायस। ये तब होता है जब लोग किसी बड़ी संस्था या मशहूर एनालिस्ट की बात को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि अगर वॉल स्ट्रीट के किसी बड़े बैंक ने रिपोर्ट निकाली है तो वो सही ही होगी। लेकिन उन बड़ी अथॉरिटीज के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या एजेंडा हो सकते हैं। इसलिए इससे बचने का एकमात्र उपाय है अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस या स्वतंत्र रिसर्च करना। एकदम सही। और तीसरा बड़ा बायस जो रिसर्च में सामने आता है वो है एंकरिंग बायस। ये मार्केट में बहुत देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति किसी पुरानी या अप्रासंगिक कीमत पर बुरी तरह अटक जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 2000 रुपए से गिरकर 800 रुपए पर आ गया। तो लोगों के दिमाग में वो 2000 का एंकर अटका रहता है। उन्हें लगता है कि 800 रुपए तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। जबकि वास्तविकता ये हो सकती है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया हो और उसकी असली कीमत 200 रुपए भी ना हो। दिमाग उस पुरानी कीमत को छोड़ ही नहीं पाता। एग्जैक्टली। और इन बायसेस से बचने के लिए द मैनुअल ऑफ आइडियाज में गैरी मिशरिस की द स्केप्टिक चेकलिस्ट का जिक्र है। ये चेकलिस्ट हर कदम पर अपने ही फैसलों पर संदेह करना सिखाती है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कोई भी इन कमियों से पूरी तरह नहीं बच सकता। हाँ, और जो सोचता है कि वो अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखता है वो दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस बायस का शिकार है। इसीलिए मनोविज्ञान के अलावा हमें कुछ ठोस वित्तीय नियमों की भी जरूरत होती है और यहीं पर बेंजामिन ग्राहम के नियम आते हैं। बिल्कुल। बेंजामिन ग्राहम के दो बहुत ही सादे लेकिन गहरे नियम हैं। पहला नियम, कभी पैसे मत गमाओ, और दूसरा नियम, पहले नियम को कभी मत भूलो। और इन्हीं नियमों को जमीन पर उतारने के लिए ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत दिया था। गोट्रेट सोर्स के अनुसार ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी असल में एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके मार्केट प्राइस के बीच का अंतर है। हाँ, इसका फॉर्मूला भी है
इंट्रिंसिक वैल्यू में से मार्केट प्राइस को घटाकर उसे वापस इंट्रिंसिक वैल्यू से भाग देना। लेकिन तकनीकी फॉर्मूले से ज़्यादा इसका मूल भाव समझना ज़रूरी है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो मुनाफा तय कर दे। सही कहा। ये दरअसल एक कुशन या सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते। कंपनी के मैनेजमेंट से गलती हो सकती है या दुनिया में कोई आर्थिक संकट आ सकता है। बिल्कुल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसी अनिश्चितता के लिए जगह छोड़ता है। ये निवेशकों को गलत होने की आज़ादी देता है ताकि उनकी पूरी पूंजी नष्ट न हो। अब सवाल यह है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली कैसे जाए। इसके लिए जॉन बर विलियम्स की डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल थ्योरी बहुत काम की है। उन्होंने एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया था। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। उन्होंने कहा था, गाय दूध के लिए है, मुर्गी अंडे के लिए है और स्टॉक अपने डिविडेंड्स के लिए है। यानी किसी भी कंपनी की आज की कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि वो भविष्य में कितना कैश फ्लो जनरेट करके लौटाने वाली है। कैश फ्लो का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसके लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। बेंजामिन ग्राहम का नजरिया पूरी तरह से क्वांटिटेटिव था। वो सिर्फ बैलेंस शीट देखते थे। ऐसी कंपनियां ढूंढते थे जो अपने एसेट वैल्यू से भी सस्ती मिल रही हों। जिसे वो सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते थे। मतलब रास्ते में पड़ा हुआ कोई सिगार का टुकड़ा जिसमें एक दो कश बाकी हों और वो मुफ्त में मिल जाएं। सही कहा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत फिलिप फिशर की विचारधारा थी। फिशर क्वालिटेटिव विश्लेषण पर जोर देते थे। वो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि मैनेजमेंट की नीयत और प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते थे। और फिशर ने ही स्कटलबट तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया था। मतलब सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बजाय कंपनी के वेंडर्स, ग्राहकों और यहाँ तक कि प्रतिद्वंदियों से बात करके असली जानकारी निकालना। बिल्कुल। और निवेश के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वॉरेन बफेट ने ग्राहम की सिगार बट रणनीति छोड़कर क्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया। द वॉरेन बफेट वे सोर्स से पता चलता है कि ये बदलाव चार्ली मुंगेर के प्रभाव से आया था। हाँ, मुंगेर का स्पष्ट मानना था कि एक साधारण कंपनी को बहुत सस्ती कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक शानदार कंपनी को सही या फेयर प्राइस पर खरीदा जाए। और जब शानदार कंपनियों की बात आती है तो सीएफए इंस्टीट्यूट के अनुसार इकोनॉमिक मोट सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। मोट यानी एक ऐसा किला जिसे भेदना मुश्किल हो। व्यापार में ये वो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है जो दूसरों को मार्केट शेयर छीनने से रोकता है। इसके लिए सीएफए गाइडलाइंस में हार्वर्ड के प्रोफेसर माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क का जिक्र है, जो ये नापता है कि क्या कंपनी नए प्रतियोगियों या सप्लायर्स के दबाव के बावजूद अपना मुनाफा बचा सकती है। एग्जैक्टली। अगर कंपनी ऐसा कर सकती है, चाहे वो ब्रांड की ताकत से हो या कम लागत की वजह से, तो उसके पास एक असली इकोनॉमिक मोट है। इसी के साथ द मैनुअल ऑफ आइडियाज में जोएल ग्रीनब्लैट के मैजिक फॉर्मूला का भी जिक्र है, जो 2 चीजें देखता है। क्या ये एक अच्छा बिजनेस है, इसके लिए रिटर्न ऑन कैपिटल देखा जाता है, और दूसरा, क्या ये सस्ते दाम पर मिल रहा है, जिसके लिए पीई रेशो देखते हैं। हाँ, लेकिन इन स्क्रीनर्स के बाद भी असली काम बाकी रहता है। गैरी मिशूरिस की चेकलिस्ट के सवाल यहीं काम आते हैं। जैसे उनका एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्या कंपनी का मैनेजमेंट शेयर धारकों को फायदा पहुंचाए बिना भी खुद अमीर बन सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर कंपनी डूब रही है लेकिन सीईओ को करोड़ों का बोनस मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। और चेकलिस्ट का एक और गहरा सवाल ये है कि अगर अगले 10 सालों में ये कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो जाती है, तो आज उसका क्या कारण हो सकता है? ये सवाल दिमाग को रिस्क फैक्टर्स पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और ये रिस्क फैक्टर्स तब और भी जरूरी हो जाते हैं जब हम मल्टी बैगर स्टॉक्स खोजने निकलते हैं। यूट्यूब पर शंकर नाथ का जो विश्लेषण है वो इस मल्टी बैगर की खोज के पूरे गणित को समझाता है। हाँ, शंकर नाथ के आंकड़े बहुत प्रैक्टिकल हैं। एक 10 गुना रिटर्न देने वाले मल्टी बैगर को ढूंढने के लिए कंपनी को लगातार 10 साल तक 25.9% का ईपीएस ग्रोथ दिखाना होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसके अलावा और भी फिल्टर्स हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ 15% से ज्यादा होनी चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग 50% से अधिक होनी चाहिए ताकि उनका अपना पैसा दांव पर लगा हो, और कम से कम 10 करोड़ का प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये फिल्टर्स स्क्रीनर पर तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्टॉक मार्केट की हजारों कंपनियों में से 20-30 कंपनियां सामने आ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर खतरा छिपा है, सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस यानी हम सिर्फ उन कंपनियों को देखते हैं जो बच गई या सफल हो गई। बिल्कुल, हम उन हजारों कंपनियों का डेटा भूल जाते हैं जो एक समय इन सभी पैमानों पर खरी उतरती थीं, लेकिन फिर भी दिवालिया हो गईं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यूनिटेक है। जनवरी 2008 में इसका शेयर करीब 58 रुपए का था। नंबर्स और सेल्स ग्रोथ
कमाल की थीं, लेकिन बाजार के क्रैश के बाद वो गिरकर 8 रुपए से भी नीचे आ गया। इसी तरह एजुकॉम का भी उदाहरण है, जो एक समय एजुकेशन स्पेस में बहुत बड़ा नाम था। शानदार ग्रोथ के बावजूद भारी कर्ज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कंपनी डूब गई। इसलिए सिर्फ स्क्रीनर के नंबर्स पर भरोसा करना खतरनाक है। बिल्कुल, नंबर्स सिर्फ एक शुरुआती कदम है। उसके बाद कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना और रिस्क मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा का सार निकाला जाए तो सफल निवेश सिर्फ स्प्रेडशीट पर नंबर्स का खेल नहीं है। सही कहा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझने, इकोनॉमिक मोट वाली बेहतरीन कंपनियों को पहचानने और सबसे बढ़कर अपने खुद के दिमागी बायस से लड़ने की कला है। एकदम सही। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है और मैं चाहूंगा कि हम इस पर थोड़ा गौर करें। हाँ, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही उकसाने वाला विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। हमने आज बायस से बचने के लिए ढेरों चेकलिस्ट, स्क्रीनर्स और मॉडल्स की बात की। बिल्कुल, टूल्स तो बहुत सारे डिस्कस किए हमने, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इन टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना ही हमें एक नए तरह के अथॉरिटी बायस का शिकार बना रहा हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। क्या हम आज सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम्स और चेकलिस्ट की अथॉरिटी पर इतना अंधा भरोसा करने लगे हैं कि एक बिजनेस को जमीनी हकीकत पर परखने का अपना बुनियादी कॉमन सेंस ही खोते जा रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर कंपनी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो स्क्रीनर के किसी एक पैरामीटर में 0.1% से चूक गई। हम भूल जाते हैं कि बिजनेस मशीनों द्वारा नहीं, इंसानों द्वारा चलाए जाते हैं। बिल्कुल, और निवेश की दुनिया में अपना कॉमन सेंस खो देना ही शायद सबसे बड़ा जोखिम है। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं। निवेश में टूल जरूरी हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्र सोच और कॉमन सेंस का कोई विकल्प नहीं है। सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और